आज अपन बेसिक अकाउंटिंग पे बात करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग बहुत फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी जानी चाहिए जब अकाउंट्स की शुरुआत होती है वहाँ पे। पर मेरा मानना है कि शुरू में थ्योरी भी पढ़ा दी जाए बहुत सारी तो भी इतना मज़ा नहीं आता जब तक कुछ बुनियादी बातें पता ना हो। मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे क्रिकेट खेले बगैर किसी को बोला जाए कि बैट ऐसा होता है, बॉल ऐसी होती है, विकेट ऐसी होती है, तो वो अंदाज़ा ही लगा पाएगा। हाँ, एक बार क्रिकेट खेल लेगा तो फिर उसको सारी ही बातें समझ में आ जाएगी जो समझ में आनी होती हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी जंप करता हुआ आया है। सबसे पहले है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो अभी आप देख रहे हैं अकाउंटिंग, वो अभी की नहीं है, 6-7 शताब्दियाँ पहले की हैं, 600-700 साल पहले की बात है। क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डेवलप्ड इन 15th century, एग्जैक्ट ईयर 1494. It was developed by Fra Luca Pacioli. Wow. Fra Luca Pacioli of Italy. He wrote a book, Summa the Arithmetica Geometrica Proportionate et Proportionalitia. अरे बाप रे, पब्लिश्ड इन 1491. तुम इसको पढ़ लेना, इटालियन नाम है तो थोड़ा पास्ता टाइप आवाज़ें आती है। तो समा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनैलिटी, बोलना ही नहीं आ रहा, पब्लिश्ड इन 1491. तो ये एक किताब है जो 1491 में प्रकाशित हुई। वहाँ ये जो लूका पैसियोली है, लूका पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे अकाउंटिंग रख सकते हैं। अकाउंटिंग के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो जो सबसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। जो आप बुक स्टडी करते हैं उसका नाम भी यही है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो वो बुक आप स्टडी करते हैं, है ना। तो ये 15th century में लिखी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंट या अकाउंट्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof. वापस बताओ सर। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, इंडिया में भी इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है अपना, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे अपने यहाँ CA चलता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ पे CPA चलता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उनका एक इंस्टीट्यूट है। उसने क्या बोला, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किसने बोला किस बात का आर्ट है? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। 3 चीज़ें आई, रिकॉर्ड करने का, फिर उसको क्लासीफाई करने का, बांटने का, एंड समराइज करने का, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक तो ट्रांजेक्शन को मनी टर्म में लिखा जाएगा एंड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरह से लिखा जाएगा। किसको? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को। बिजनेस में जो डे टू डे होते हैं ना, उनको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। और उन डे टू डे होने वाली घटनाओं से जो आउटकम आता है, जो नतीजा आता है, उसे बोलते हैं इवेंट। तो अकाउंटिंग किसको रिकॉर्ड करता है? ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को। किस टर्म में रिकॉर्ड करता है? मनी टर्म्स में। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स ही हम रिकॉर्ड करेंगे जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा। दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, हम सब नहीं लिखते। जो हमारे बिजनेस की हैं और जिनमें फाइनेंस का, पैसे का कोई लेन देन है, कोई रोल है, हम उसे लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये हमारा नतीजा रहा, और वो हम निकाल के अपने यूज़र्स को देते हैं। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है ये। ठीक है, अपना सिस्टम ऐसा होता है पढ़ाई करने का, जब आप थ्योरी लिखते हैं तो आपको एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा लिखना होता है। तो आप कोशिश करना याद करने की। मैंने समझाने की कोशिश की 2-3 टुकड़ों में तोड़ के कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग। किसको रिकॉर्ड करता है? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को। कौन से? जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। बाद में उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है और इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डिंग होती है। बोर हो गया आप? चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब अकाउंटिंग हैज़ 4 phases। देखिए, अकाउंटिंग में 4 साइकिल होते हैं। ये इसके डेफिनेशन से भी निकलता है, मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग में सबसे पहले होती है रिकॉर्डिंग, पहले लेवल पे होती है रिकॉर्डिंग। उसके बाद होती है क्लासिफिकेशन, तीसरे पे होता है समराइजिंग, और चौथे पे होता है इंटरप्रेटिंग। अब एक एक को सुनते हैं। रिकॉर्डिंग, जनरल एंड सब्सिडरी बुक। जो शुरू में आप जनरल सीखते हो
और जो अब हम सब्सिडियरी बुक्स सीखेंगे उसमें रिकॉर्डिंग होती है, मतलब ट्रांजैक्शन के होते ही उसे रिकॉर्ड कर लो, दैट इज़ रिकॉर्डिंग फेज़। पहला जो चरण होता है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग फेज़। एंड रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, तो जवाब है जर्नल में और सब्सिडियरी बुक्स में। अब मैं सब्सिडियरी बुक्स बोल रहा हूँ ना तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ, अनलेस आपने इसको सुना नहीं है। जर्नल बोल रहा हूँ फिर भी समझ में आ रहा है। सब्सिडियरी बुक्स, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हो थोड़ी थोड़ी थ्योरी कैच कर पाते हो। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब जो हमने लिखा है ना उसको अलग अलग जगह लिखना, जैसे सेल के ट्रांजैक्शन को एक तरफ लिखना, राम के ट्रांजैक्शन एक तरफ लिखना, फर्नीचर के ट्रांजैक्शन को एक तरफ लिखना, मतलब वो क्लासीफाई करना, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग जगह बांटना। ये काम होता है लेजर में। पोस्टिंग करते हैं हम, अकाउंट पोस्ट करते हैं, है ना, तो वहाँ ये काम होता है क्लासिफिकेशन का। समराइजिंग, समराइजिंग मतलब देखो रोज़ के मान लो 100 ट्रांजैक्शन, तो 365 दिन के हो गए 36,500 ट्रांजैक्शन। अब 36,500 ट्रांजैक्शन का नतीजा क्या निकाला, उसकी समरी तो निकालोगे। आप सोचो, आपको आपके स्कूल में कॉलेजेस में क्लासेस होती हैं, उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको एक मार्कशीट मिलती है। वो मार्कशीट क्या है, समरी, आपका फाइनल रिजल्ट। जितने भी आपके टेस्ट हुए, जो आपको पढ़ाया गया, जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, वो सब रिफ्लेक्ट होता है उस मार्कशीट से। उसको बोलते हैं समराइजिंग करना, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ये बड़ी क्लासेस की बात है। अब आप सोचो, आपके मार्कशीट को देखकर आपके पेरेंट्स ये समझ पाएँ कि मेरे बच्चे की रुचि इसमें है, मेरा बच्चा इस पढ़ाई की इस फील्ड में आगे है, या मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना, इसको मुझे किसी और एरिया में डालना चाहिए, ये सब वो बाद में एनालिसिस करते हैं आपकी मार्कशीट के बेसिस पे, यानी वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो अकाउंट्स में भी 4 फेज़ होते हैं, रिकॉर्डिंग फेज़, अलग अलग जगह पहुंचाना, क्लासिफिकेशन फेज़, उसमें ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है। उसके बाद होता है समरी फेज़, समरी फेज़ में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट पे हार्डकोर एनालिसिस होते हैं। तो जो जो आप ग्रो करते हैं तब आपको एनालिसिस करना सिखाया जाता है, इसलिए शुरू से अकाउंट्स अच्छी सीखनी चाहिए। आगे क्या है, accounting is concerned with the financial transaction in which money is involved. For example, if Mukesh receives an order from Rakesh for supply of goods of value of 1 lakh, no journal entry will be passed at the time of getting order. Journal entry will be recorded only when the goods are actually sold by the Mukesh. अब आप समझिए, जैसे आपकी दुकान है और आपको कहीं से ऑर्डर मिला, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करोगे? आंसर इज़ नो। आपको ऑर्डर मिला तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आप सेल करोगे, माल सप्लाई करोगे तो उसकी एंट्री होगी। सपोज़ करो आपने अपनी जॉब पे किसी को नौकरी पे रखा, मान लिया एक बोल देते प्रिया करके गर्ल है, आपने उसको नौकरी पे रखा, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। हाँ, जब आप प्रिया को सैलरी देते हो तो उसकी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। आपके पड़ोस में एक दुकान खुल गई, आपको अब इम्पैक्ट होगा, आपके बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन पड़ोस में दुकान खुल गई, इसकी कोई जर्नल एंट्री आप नहीं करते। हाँ, आपने उस पड़ोस वाली दुकानदार को माल बेचा या उसने आपको माल बेचा, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो मनी टर्म वाले हैं, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैश आता या जाता है, मतलब इन द सेंस मनी टर्म शामिल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन उधार भी हो सकता है लेकिन उसमें पैसा होना चाहिए। जैसे 3 मैंने बातें बताई, ऑर्डर मिलना, तो किसी भी तरह का कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, या हमने किसी को जॉब पे रखा उसमें भी कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, या पास पड़ोस में कोई हरकत हो गई तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग टर्म्स में। आगे और बात करते हैं, चलिए। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई हम अकाउंट सीखते हैं तो मकसद तो होता है, हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो अकाउंटिंग का क्या मकसद होता है। तो इसके 4 मकसद है मोटे तौर पे। फर्स्ट है टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जो आप दुकान डालते हैं या फैक्ट्री खोलते हैं उसको बोलते हैं एंटरप्राइज, और जो आप डे टू डे करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशन। और हम ये जानना चाहते हैं कि उन ऑपरेशंस का नतीजा क्या रहा, प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, तो उसको जानने के लिए अकाउंट्स करना ज़रूरी है। सोचो, एक इमेजिन करो अकाउंट्स ना रखे जाएं, परचेज़ हो रहा है, सेल हो रहा है, दुकान पे काम हो रहा है, 25-50 लोग नौकरी पे रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप प्लस में गए या माइनस में गए। अकाउंट्स रखे बिना आप प्रॉफिट और लॉस का पता ही नहीं कर सकते। तो पहला मकसद होता है प्रॉफिट और लॉस का पता करना। सेकेंड मकसद होता है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, पूरे साल ट्रांजैक्शंस करने के बाद हमारे हाथ में कुछ असेट्स बचते हैं, हमारे माथे पे कुछ लायबिलिटीज़ बचते हैं,
वो असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल का जो कॉम्बो होता है, जो ट्रायो होता है, ट्रायो असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल का जो ट्रायो होता है, वो होता है फाइनेंशियल पोजीशन। आप कभी डीप अकाउंटिंग समझेंगे तो जैसे जैसे आपकी कैपिटल का साइज बढ़ता है, इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हो, और आपकी कैपिटल कम हो रही है तो मतलब आप लॉस कर रहे हो। तो साल के आखिर में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने का काम भी कौन करता है? अकाउंट्स करता है। तो ये अकाउंट का दूसरा मकसद है। थर्ड है टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तीसरा मकसद क्या है कि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें। जैसे पढ़ाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कभी बुक खोल ली, कभी नहीं खोल ली, कभी होमवर्क किया, कभी नहीं किया। एक होता है तरीके की पढ़ाई, हम इस टाइम स्कूल जाएंगे, इस टाइम कोचिंग जाएंगे, इस टाइम होमवर्क करेंगे। ठीक है, होता है ना एक तरीका, तो सिस्टमैटिक तरीका। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर आप सिस्टमैटिक लिखना चाहते हो तो ये थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का। और चौथा है यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देना। अकाउंट्स बनाया जाता है कुछ खास तरह के लोगों के लिए, अगली स्लाइड में आएगा कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि उसका सेपरेट क्वेश्चन है। तो अकाउंट्स बनाया जाता है यूज़र्स के लिए, हम उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो अकाउंट्स के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, प्रॉफिट या लॉस का पता करना। सेकंड, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना। तीसरा, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। और चौथा है यूज़र्स के लिए इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये सब आप है ना, अब आप याद कर लेना। इसके बाद है अकाउंट्स के यूज़र कौन होते हैं। तो देखिए, अकाउंट्स के यूज़र्स को अपन 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, मैं एक बार के लिए आपको समझाता हूँ यूज़र मतलब क्या। सोचो आपकी मार्कशीट आई, 11th 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट आई, उस मार्कशीट में किसको इंटरेस्ट होगा? सर एक तो मुझे खुद को, हाँ एक तो तुझे खुद को इंटरेस्ट होगा, तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तेरी हरकतों का नतीजा क्या हुआ। दूसरा इंटरेस्ट होगा आपके मम्मी पापा को। तीसरा शायद हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर, जो आपका फ्रेंड है या कॉम्पिटिटर है, उसको। चौथा, आपकी मार्कशीट में इंटरेस्ट हो सकता है जो आपको जॉब देने वाला है, जो आपका प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, उसको आपकी मार्कशीट में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, पांचवा, कहीं कोई भर्ती निकली, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली, तो वहाँ वो लोग आपकी मार्कशीट में इंटरेस्टेड होंगे। कहने का मतलब ये सब कौन है? आपकी मार्कशीट के यूज़र। वैसे ही हम जो बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे उसको यूज़ कौन करेगा? तो पहला आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को जो चलाता है कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनीज को जो चलाता है उसको BOD बोलते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको आपके अकाउंट्स में रुचि होती है। अब क्यों होती है वो भी पास में लिखा है, टू डिसाइड द पॉलिसी डिसीजन अबाउट द कंपनी। अकाउंट्स के बेसिस पे ही वो डिसीजन ले पाते हैं कि हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोगों को क्रेडिट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बहुत सारे। इसी तरह से हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं पार्टनर्स। अपने को पता है कभी कभी लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप कर लेते हैं तो हर बंदा जानना चाहता है कि उसकी कैपिटल क्या है, उसे कितना हिस्से में प्रॉफिट मिला। तो टू असर्टेन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड टू द मेक फ्यूचर बिजनेस प्लान। तो पार्टनर्स को अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है, वो जानना चाहते हैं कि भाई हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है और फ्यूचर में हमें साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी है। तीसरा इंटरेस्ट लेते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स को तो बहुत इंटरेस्ट रहता है। आप सोचिए सेल मैनेजर बार बार देखता रहता है कि इस महीने सेल पूरी हुई या नहीं, टारगेट पूरे हुए या नहीं हुए, हमारे सेल्समैन अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अकाउंट्स के बेसिस पे ही देखो वो प्लानिंग कर पाते हैं। पहले आप कभी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें स्टेप होते हैं, प्लानिंग होती है, फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बंदे जुटाए जाते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, फिर उनको ऊपर कंट्रोल करने के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं। ये सब अकाउंट्स के थ्रू ही होता है। शेयर होल्डर्स, कंपनी एंड देयर डिविडेंड एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, देखो कंपनी में क्या होता है, एक होते हैं पैसा लेने वाले, वो होती है कंपनी, और एक होते हैं पैसे लगाने वाले यानी जनता यानी शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स का भी, और शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। कि सर बोर हो रहे हैं हम तो, 5 मिनट सुन लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है ये कि अकाउंट्स को यूज़ कौन करेगा, तो मैंने 4 जवाब दिए। अकाउंट्स को यूज़ करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अकाउंट को यूज़ करेंगे पार्टनर्स, अकाउंट्स को यूज़ करेंगे मैनेजर्स, और अकाउंट्स को यूज़ करेंगे शेयर होल्डर्स। ये सब समझ लो घर के लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं, पार्टनर्स कंपनी चलाते हैं, मैनेजर कंपनी चलाते हैं, और शेयर होल्डर दुकान के ओनर होते हैं। ये सब कौन है? इंटरनल यूज़र्स। अब आते हैं एक्सटर्नल यूज़र, वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। एक तो लेंडर कौन होता है? उधार देने वाला। एक बात मैं फिर आपको रोक के बताऊं, देखिए
जब आप ये वीडियो सुनते हैं और ये पीपीटी सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं तो क्या फ़र्क होता है? अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको ये जो बेसिक बातें हैं वो भी पता नहीं चलेंगी, और अगर आप सुन रहे हैं आधा अधूरा भी सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके कान में जा रहा है, और अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और हिम्मत करके 2 बार सुन लेते हैं तो आप डेफिनेटली लोगों से आगे निकलते हैं। हमेशा आप समझ लीजिए आगे निकलने का एक ही तरीका होता है जो मैं मानता हूँ, कि औरों से ज़्यादा पढ़ना। जब लोग सो रहे हों तो हम पढ़ाई कर रहे हों, यही एक तरीका होता है लोगों से आगे निकलने का। लोग जितना पढ़ रहे हों उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना। ऑलवेज रिमेंबर, लिटिल एक्स्ट्रा मेक्स अ मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई रिपीट, ऑलवेज रिमेंबर इन दिस लाइफ, लिटिल एक्स्ट्रा मेक्स अ मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहते हैं ना, रेस में 2 लोग दौड़ते हैं तो जो फर्स्ट आता है और सेकंड आता है तो उसमें कोई बहुत मिनटों का फ़र्क नहीं होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फ़र्क होता है। जो यूपीएससी, जो कलेक्टर वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें फर्स्ट आता है रैंक पे और जो सेकंड रैंक पे आता है या 10वीं रैंक पे आता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1 आधे नंबर का होता है। और ये 1 आधे नंबर का जो डिफरेंस है ना वो ऐसे ही आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा करके। इसलिए कीप इन दैट माइंड, उस बात को दिमाग में रखिएगा आप। लेंडर्स कौन होते हैं? जो हमें उधार देते हैं। तो देखिए, हम कैसा बिजनेस चला रहे हैं, हम अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट अच्छी है, अच्छी को बोलते हैं साउंड है, अगर हमारी प्रॉफिट अच्छे हैं, हमारी बैलेंस शीट साउंड है, तो वो निश्चिंत हो जाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा, वो हमें आराम से उधार देंगे। तो लेंडर्स टू नो वेदर द एंटरप्राइजेज विल बी एबल टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टाइमली, वो केवल ये जानना चाहते हैं कि हम उनकी ईएमआई दे पाएंगे या नहीं। हमारे यहाँ मार्कशीट से वो यही चेक करते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं या नहीं, और उनका टाइम पे ब्याज और मूलधन और दोनों को मिला के बनती है ईएमआई, वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सेकंड, इन्वेस्टर्स। देखिए, आपकी कंपनी में जब आप कंपनी वगैरह बनाएंगे ना तो आपकी कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इमेजिन, आप खुद के ऊपर ले लो, आपके दिमाग में आइडिया है, आप अभी छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि लोग अगर थोड़ा पैसा लगाएं तो मज़ा आ जाए, तो वो इन्वेस्टर यूं ही पैसा नहीं लगा देंगे, वो पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। अपन सीखेंगे एक 25 वीडियोस के बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाना भी सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, आपका बैलेंस शीट देखेंगे, उसमें वो आपके अंदर पोटेंशियल देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट में और आपके आइडिया में, आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल, मतलब कितना वजन है, कितनी ताकत है। उसके बेसिस पे वो पैसा लगाने का सोचेंगे। तो इन्वेस्टर्स टू टेक डिसीजन अबाउट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, तो कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये डिसीजन पे पहुंचने के लिए उनको अकाउंट्स चाहिए। थोड़ी देर में वापस समराइज़ करता हूँ। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें उधार देते हैं। अब आप देखो, हर कोई तो आपको उधार दे नहीं देगा। जिसको ये विश्वास होगा कि आप बिज़नेस अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे हैं, वही आपको उधार देगा। तो सप्लायर ये देखने के लिए कि आप उनका अमाउंट टाइम पे वापस करोगे या नहीं करोगे, इसलिए वो आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो आदमी ईमानदार है, चोर है, लेकिन कागज़ झूठ नहीं बोलता। तो कागज़ यानी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले पाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट क्यों अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहती है? टू सी दैट टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आर ड्यूली पेड बाय द एंटरप्राइज टू कंट्रोल द प्राइसेस, टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक डेटा एंड रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट भी ये देखना चाहती है कि हम टैक्स और ड्यूटीज़ समय पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम कोई ज़्यादा ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहे, और इससे हमारी जैसे दुकान है वैसे ही 1000 दुकानें होंगी, उन सब से वो एक इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करते हैं कि जीडीपी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो वो अकाउंट से ही आते हैं। आप ये जो सुनते हैं जीडीपी चढ़ गई, जीडीपी गिर गई, ये सब अकाउंट से ही पॉसिबल होता है। एम्प्लॉयज़, हमारे यहाँ जो काम करते हैं लोग, एम्प्लॉयज़, वो भी रिज़ल्ट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं भाई। उनसे उनको लगता है कि क्या वो बोनस की उम्मीद कर सकते हैं। आप समझिए, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि वो कंपनी कमा नहीं रही, तो एम्प्लॉय को समझ जाना चाहिए कि इस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, ठीक है, और उसे निकल जाना चाहिए समय पे, ठीक है। तो ये भी एक बात है। और अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो आप बोनस वगैरह की उम्मीद कर सकते हो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अकाउंट्स जानने में कौन इंटरेस्टेड है। 2 तरह के लोग, इंटरनल लोग, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, और बाहर के लोग जो हमें पैसा दे चुके हैं या देना चाहते हैं। दे चुके हैं लेंडर्स, देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, और इसके अलावा क्या छूट गया, सप्लायर्स। ये सब लोग हमारे अकाउंट्स में
हमारे नतीजों में इंटरेस्टेड होते हैं कि सर बस करो, रहम करो। बुक कीपिंग सुनते रहिए, थोड़ी देर चलेगा अभी। बुक कीपिंग क्या होती है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बुक कीपिंग, बुक बनाना। बुक कीपिंग इज़ एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ बिजनेस। तो बुक कीपिंग क्या है, ये एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी बेसिकली क्या है, ये फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करती है। जो आप शुरू में जर्नल वगैरह सीखते हो ना, सच बताऊँ वो अकाउंटिंग नहीं है, वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं बुक कीपिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। किसी को लगे जर्नल आ गई और मैं तो शेर हो गया, नहीं, अभी तो तुझे अकाउंट्स का पहला हिस्सा आया है कॉल्ड बुक कीपिंग। इट इज़ द ओनली रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। Second, thus accounting is a much wider term as compared to bookkeeping. It includes bookkeeping as well. तो जो आपको सीखा सिखाया जाएगा ना वो है अकाउंट्स। एंड राइट नाउ अगर महीने भर के वीडियोस आपने देख लिए हैं तो आपने क्या सीखा है, अभी आप बुक कीपिंग सीख रहे हो। तो बुक कीपिंग क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना। और बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंट्स का पहला स्टेज, ऑब्जेक्टिव। सब बुक कीपिंग रखी क्यों जाती है, तो ये आई टप्पा खाते हुए बॉल। द बेसिक objective of bookkeeping is to keep complete record of all transaction in a systematic and logical manner to show its financial impact of the business. bookkeeping का मकसद क्या होता है, आपके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो, आपकी ईच एंड एवरी हर ट्रांजेक्शन का आपके पास एक कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, वो भी एक लॉजिकल मैनर में हो ताकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझा जा सके। ये होता है बुक कीपिंग का, ठीक है। बाद में अपने नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है बेटा। एक लास्ट आ रहा है और मेरा मोस्ट फेवरेट जो होता है वही आ रहा है, डिफरेंसेस। बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंट्स क्या होता है, उनके डिफरेंस बताने हैं। पहला पॉइंट, बुक कीपिंग इट इज़ कनेक्टेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हमेशा याद रखना आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है बुक कीपिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्ड होती है रिकॉर्डिंग से। और अकाउंटिंग में चार चीज़ें होती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन। ये चार चीज़ें मिलकर बनती है अकाउंट्स। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। इधर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। जब सब कुछ हो जाता है ना, यानी पूरे साल की अकाउंटिंग वगैरह हो जाती है, तो आखिर में एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, या जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बुक कीपिंग में नहीं आता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल स्टेटमेंट बनाना बुक कीपिंग में नहीं आता, बल्कि वो अकाउंटिंग का पार्ट है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग के बेस पे आप मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पाता। जो मैनेजमेंट होता है केवल बुक कीपिंग से, केवल जनरल में हो रही रिकॉर्डिंग से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। लेकिन अगर पूरे अकाउंट्स को फॉलो किया गया, यानी चारों फेजेस हो गए, तो चारों फेजेस के बाद मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाता है। और बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और चौथे में लिखा है इट इज़ अ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। तो इसको यूँ समझो कि ये नैरोवर टर्म है, छोटी टर्म है, और ये एक वाइडर टर्म है और एक यानी बड़ी टर्म है, ठीक है। और लास्ट आ रहा है बुक कीपिंग से आप फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकते, और इधर से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनेंगे तो उस बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो। तो बुक कीपिंग छोटी चीज़ है, अर्ली स्टेज की चीज़ है। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और एक आध डिफरेंस नहीं आया इसमें कि बुक कीपिंग जो होता है उसके लिए कोई हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्लैरिकल नॉलेज, एक क्लर्क लेवल की नॉलेज भी बहुत है। बुक कीपिंग में क्लर्क लेवल की नॉलेज भी बहुत है। और अकाउंटिंग के चारों स्टेप्स करने के लिए एक एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज ज़रूरी है ना। अकाउंटिंग के लिए बेसिक नॉलेज, और रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग के लिए बेसिक नॉलेज, और अकाउंटिंग के लिए आपको फुल एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, हो गया है पूरा। लेक्चर में अपन ने थ्योरी देखी, थ्योरी सुना, और बेसिकली अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आ गई है क्या। ऑल्दो आज की पीपीटी में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं थी, पर पहले हमने सुन रखे हैं कुछ वर्ड्स अकाउंट्स के जो ज़रूरी हैं, वो हमने सुन रखे हैं। तो हमें देखते हैं कि इस केस स्टडी में अपने को उन वर्ड्स के मतलब आते हैं क्या बताने। आराम से सुनिए, आराम से। चलिए, मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट विद 8 लाख रुपी एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। काफ़ी लंबा क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर गोपाल ने
बिजनेस स्टार्ट किया फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट। गौर करने वाली बात पे, और मैं कब तक पढ़ूंगा, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता। रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया विद 8 लाख रुपए एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो शुरू में इस पट्टे ने 8 लाख रुपए लगाया। चलो मैं यहाँ से एक बात आपको नोट करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन में पता है कि यही पूछेगा। कैपिटल यहाँ से क्या समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ चल रहे हैं बेटा, ध्यान देना कि जो शुरू में आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो, शुरू में जो आप बिजनेस में लगाते हो, उसे बोलते हैं कैपिटल। ओके, आ जाओ दूसरी लाइन पे आते हैं। आउट ऑफ दिस, यानी इस पैसे में से, ही पेड 4 लाख रुपी फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स एंड 50,000 फॉर फर्नीचर एंड 50,000 फॉर कंप्यूटर। बहुत ही शानदार लाइन लिखी है कि इस पैसे में से, आउट ऑफ दिस, इस पैसे में से ही पेड 4 लाख रुपी फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट। अब इसने कपड़ा खरीदा, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड कपड़े की दुकान है, और कपड़ा खरीदा। तो यहां पे मैंने वर्ड लिखा परचेजेस। ये इसकी जो हरकतें हैं ना, मैं वो हरकतें आपको नोट करना बता रहा हूं कि इसने ये जो किया है इसे हम बोलते हैं परचेजेस। और रेडीमेड गारमेंट जो है ना, इसको अपन बोलेंगे गुड्स। जिस चीज की दुकान होती है ना, उसे बोलते हैं गुड्स। 50,000 रुपए इसने फर्नीचर पे दिए और 50,000 इसने कंप्यूटर पे दिए। एक हमने डेफिनेशन पढ़ा था फिक्स्ड असेट्स का। देखिए, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ शुरू के कुछ वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे आपको ये लिखाया हुआ है। पहले दिन में ये पढ़ा देता तो दिक्कत होती, इसलिए पहले हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। 50,000 का फर्नीचर, 50,000 का कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लिखा फिक्स्ड असेट्स। आगे, एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ समझने वाली बात है कि 8 लाख रुपए इसने बिजनेस में लगाया, 4 लाख का तो परचेज कर लिया, 1 लाख रुपए का फिक्स्ड असेट्स ले लिया, 4 लाख और 1 लाख हो गया 5 लाख, बाकी 3 लाख रुपए इसने बैंक में जमा करा दिए। मैंने यहाँ लिखा बैंक डिपॉजिट्स। किसा समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो? देखो, क्वेश्चन में जो हो रहा है ना, मैं वो लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है ना, मैं वो लिख रहा हूँ। आप ध्यान से सुनते रहिए, आएगा आपको, डेफिनेट समझ में आएगा। ही सोल्ड some of the ladies and kids garments for 3 lakh rupee for cash and some garment for 150,000 on credit to Mr. Rajesh। कब तक लाइन में पढ़ रहा हूँ? फुल स्टॉप आने तक। He sold, उसने बेचा थोड़ा सा लेडीज गारमेंट्स, थोड़ा सा किड्स बच्चों का गारमेंट, 3 लाख रुपए में फॉर कैश। तो यहां पे मैंने लिखा कैश सेल। 3 लाख रुपए का उसने जो किया है वो है कैश सेल, और कुछ गारमेंट उसने 1.5 लाख का बेचा क्रेडिट पे, तो इसको मैंने बोला क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये क्रेडिट सेल मैंने किया है राजेश को, मैंने इसका नाम यूं ही पास में लिख दिया। अब तक हमने क्या देखा? इसने कपड़े की दुकान लगाई, इसने सामान खरीदा, इसने हिसाब रखने के लिए कंप्यूटर खरीदा, ग्राहक को बिठाने के लिए फर्नीचर खरीदा, पैसा इधर उधर ना हो जाए तो बाकी पैसा बैंक में डाल दिया, सामान इससे परचेज कर दिया, तो फिर सेल भी करना शुरू किया। सेल ये दोनों तरह से करता है, कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। अब तक ये 3 लाख की कैश सेल और 1.5 लाख की क्रेडिट सेल कर चुका। पिक्चर का इंटरवल हो गया है। अब इंटरवल के बाद देखिए, सब्सिक्वेंटली बाद में ही बॉट मेंस गारमेंट ऑफ 2 लाख रुपी फ्रॉम मिस्टर सतीश, फुल स्टॉप आ गया। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, बॉट मतलब खरीदना, उसने मेंस गारमेंट भी खरीदा, तो एक बार फिर इसने परचेज किया है। अब के बाद मैंने लिखा क्रेडिट परचेज, कि सर ये क्रेडिट परचेज है, कैसे पता? पुरानी वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हमें ध्यान है कि जब किसी का नाम आ जाता था कि हमने फलाने आदमी से खरीदा, तो हम उसे उधार मानते थे। हमने मिस्टर सतीश से 2 लाख का सामान खरीदा है, ये 2 लाख रुपए का सामान हमने सतीश से खरीदा है। चलिए, फुल स्टॉप हो गया है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के पहले हफ्ते में a fire broke out in his office and stock of garment worth 1 lakh was destroyed। वाओ, किस्मत खराब, अगले ही महीने a fire broke out, आग लग गई उसके ऑफिस में या दुकान में, और जो गारमेंट का स्टॉक था 1 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैंने इसको नाम दिया एबनॉर्मल लॉस।
मैंने इसको नाम दिया एबनॉर्मल लॉस। 1 लाख रुपए का माल डिस्ट्रॉय हो गया, फुल स्टॉप। लेटर ऑन सम गारमेंट्स विच कॉस्ट 120,000 वर सोल्ड फॉर 130,000। ठीक है, आग में से थोड़ा माल बच गया होगा। इसने कुछ कपड़ा जो 120 का था, 1,20,000 का था, उसे 1,30,000 में बेचा है। अब बेचा है लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि कैश बेचा या क्रेडिट बेचा, तो मैं कैश लिखता हूँ। तो फिर मैंने लिखा कैश सेल। कि सर आप बहुत बोर कर रहे हो। नहीं बेटा, सुनते जाओ, अभी इसके क्वेश्चनों का जवाब देते हुए तुम्हें सारी बातें समझ आएंगी। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर 15,000। इस दौरान, इस पीरियड में मान लो ये महीने 2 महीने की स्टोरी लिखी हुई है, इस दौरान जो एक्सपेंसेस हुए, जैसे नौकर को इसने सैलरी दी, लाइट का बिल आया होगा वो दिया होगा, टेलीफोन का बिल दिया होगा, चाय नाश्ते वाले को दिए होंगे 15,000। मिस्टर गोपाल विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़। अब इसके घर पे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो इसने दुकान में से, बिजनेस में से डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर के लिए 20,000 निकाले। इसे अपन टेक्निकली ड्राइंग बोलते हैं। अब जिन बच्चों ने शुरू से वीडियोस देखे हैं उनको ये बिल्कुल भी अजीब बातें नहीं लग रही हैं, उनको इनफैक्ट सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब क्वेश्चन ने आपको पैराग्राफ दिया था, एक लंबी चौड़ी जन्म गाथा बता दी कि मिस्टर गोपाल का यहाँ से मामला शुरू हुआ, 6 लाइन तक बंदा बोलता रहा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग। आप इन बातों का जवाब दीजिए। इनको अब 7 बातों का जवाब चाहिए। ये वैसा ही है जैसे बचपन में अपन अनसीन पैसेज पढ़ते थे, छोटी क्लासेस में एक पैसेज होता था, पढ़ते थे, फिर कुछ क्वेश्चंस वो हमसे पूछता था। उस थिंकिंग के साथ सोचिए, ठीक है। और आप इसको यूं भी समझिए कि अभी कभी आप लॉयर बन गए, वकील बन गए या कंसल्टेंट बन गए, तो क्या होगा, आपके सामने लोग अपनी दुख भरी गाथा लेके आएंगे और फिर आप उसकी बातें सुनते जाओगे। उसके जो की पॉइंट्स हैं, की हाइलाइट्स हैं, उनको आप नोट करते जाओगे, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा सा एक टच दिया जा रहा है। चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस। तो पहला क्वेश्चन से ये निकला इस पैराग्राफ से, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट बताइए जिसके साथ गोपाल ने बिजनेस शुरू किया है। इसका जवाब पहली लाइन में है 8 लाख रुपया। मिस्टर गोपाल ने अपना जो बिजनेस शुरू किया था वो शुरू किया था 8 लाख रुपए से। इससे आपकी एक कहीं डेफिनेशन भी तैयार हो जाती है कि जिस अमाउंट से हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम मतलब ओनर, जिस अमाउंट से ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करता है उसे कैपिटल कहते हैं। व्हाट फिक्स्ड असेट डिड ही बाय। बताओ उसने क्या फिक्स्ड असेट्स खरीदे। देखिए, एक तो उसने फर्नीचर खरीदा था, और एक उसने कंप्यूटर खरीदा था। और फर्नीचर लिया था 50,000 का ग्राहकों को बिठाने के लिए, कंप्यूटर रखा था हिसाब बिल काटने के लिए 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का इसने फिक्स्ड असेट्स खरीदा। इससे आपका ये डेफिनेशन क्लियर होता है कि फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स जो हम ग्राहकों को सर्विस देने के लिए लेते हैं, जिनको हम रीसेल नहीं करते। देखिए, गारमेंट्स हम खरीदते हैं उसे सेल करने के लिए, गारमेंट्स का बिजनेस है ना, तो गारमेंट्स हमने परचेज किया है फॉर रीसेल। लेकिन कंप्यूटर हम रीसेल के लिए नहीं लाए, फर्नीचर हम रीसेल के लिए नहीं लाए, उसे हम यूज़ करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज। इसने कितनी वैल्यू का गुड्स परचेज किया। तो देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में शुरू में इसने 4 लाख का परचेज किया था। ये रहा परचेज। और उसके बाद इसने 2 लाख का परचेज बाद में जाके और किया है नीचे पैराग्राफ में। ये चौथी लाइन में लिखा था, सब्सिक्वेंटली ही बॉट मेंस गारमेंट। पहले इसने वो लेडीज और किड्स गारमेंट लिया था और अभी इसने मेंस गारमेंट लिया है, वो 2 लाख का है। तो टोटल इसका जो परचेज है वो 6 लाख का हो गया। मैंने लिखा 4L प्लस 2L इक्वल्स टू 6। 6 लाख रुपए का इसने सामान खरीदा है। और फिर परचेज का डेफिनेशन इससे बनता है कि वो गुड्स जो रीसेल के लिए खरीदा जाता है, गुड्स विच आर मेंट फॉर रीसेल, जैसे रीसेल के लिए लिया गया हो, उसे परचेज कहते हैं। क्वेश्चन है, हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम। बताइए क्रेडिटर कौन है और ये भी बताइए कि कितना अमाउंट उसे देना है। देखिए,
जहाँ से हम माल परचेज करते हैं और बिल नहीं चुकाते हैं तो दैट पर्सन बिकम्स अ क्रेडिटर। तो हमने जो सेकंड पैराग्राफ में लिया था ना, सब्सिक्वेंटली ही बॉट मेंस गारमेंट ऑफ 2 लाख रुपये फ्रॉम मिस्टर सतीश, 2 लाख रुपए का सामान इसने सतीश से लिया था, तो वो हो गया क्रेडिटर। तो मैंने, इसने एक तो नाम पूछा है, मैंने लिखा सतीश, इसने पूछा था हु इज द क्रेडिटर, सतीश इज द क्रेडिटर, लिख देना आप ऐसा। और 4 लाख रुपए, नहीं 2 लाख रुपए, हमने 2 लाख रुपए का इससे परचेज किया था। इसको अपन अमाउंट पेबल बोलते हैं, अमाउंट जो देना है, अमाउंट पेबल, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, नहीं अब यहाँ क्यों पढ़ना, यहाँ पे लिखा है हु इज़ द डेटर, बताओ डेटर कौन है एंड व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम। इस कहानी में डेटर कौन है, तो आप देखो आपने एक बार क्रेडिट सेल किया था 1.5 लाख का, कौन सी लाइन में था एक बार देख के बताता हूँ मैं, पहले दूसरी तीसरी, हाँ ये रहा। ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज एंड किड्स गारमेंट्स फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट। इसने मिस्टर राजेश को सामान सेल किया था, तो हु इज़ द डेटर, राजेश, राजेश इज़ द डेटर। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट, तो अमाउंट है 1.5 लाख रुपया, और ये 1.5 लाख क्या है, ये है अमाउंट रिसीवेबल। यहाँ से क्या बनती है थ्योरी कि डेटर्स वो कस्टमर होते हैं, डेटर्स वो कस्टमर होते हैं जो हमसे क्रेडिट पे माल ले जाते हैं और जिनका बिल बाकी है अभी। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, पूछता है कि बताओ कितना पैसा खर्च हुआ। यहाँ इसने एक्सपेंसेस वर्ड पूछा है। गौर कीजिएगा कि एक तो इसने परचेज़ किया, एक तो 4 लाख का परचेज़ ये रहा, 2 लाख का परचेज़ ये रहा, तो इस पट्टे का 6 लाख का तो परचेज़ हो गया, इस पट्टे का 6 लाख का परचेज़ हो गया, और इसके अलावा 15,000 का एक्सपेंस और है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, तो 6,15,000 आएगा। गुड्स परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किया, वो भी एक्सपेंस है, और ये जो 15,000 का एक्सपेंस हुआ वो तो एक्सपेंस है ही। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो ड्राइंग किसे बोलते हैं कि ओनर डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पैसे विड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इसने जो अमाउंट की ड्राइंग्स की है वो है 20,000 रुपया, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि कच्चा पक्का मोर और लेस आपको समझ में आ गया है, पर मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैं आपको इसकी जर्नल ना बताऊँ, क्योंकि इसीलिए हम जर्नल वगैरह पहले सीखते हैं। अब 2 मिनट मुझे और दीजिए आप। मिस्टर गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कैश कम्स टू द बिजनेस एंड दिस इज नोन एज कैपिटल। उसके बाद उसने 4 लाख रुपए का परचेज़ किया, 4 लाख का परचेज़ किया, तो कैश गया, कैश गया, परचेज़ ऊपर। देखिए इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं तब तक नहीं देखना जब तक आपने जर्नल के 5 वीडियोस स्टार्टिंग ना देख लिए हों, ठीक है। मैं वो मान रहा हूँ कि आप वो देख के आए हैं। परचेज अकाउंट DR टू कैश। इसके अलावा इसने फर्नीचर परचेज़ किया और कंप्यूटर परचेज़ किया। फर्नीचर आया, कंप्यूटर आया, कैश गया। तो हमारे रूल्स यूँ बने हुए हैं कि जो आता है वो डेबिट होता है, जो आता है वो डेबिट होता है, और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो हमारे पास 50,000 का फर्नीचर आया, 50,000 का कंप्यूटर आया और 1 लाख का कैश हमारा गया। चलिए, उसने बाकी का पैसा बैंक में डाल दिया, तो इसने देखो यहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, 5 लाख खर्च कर दिया, 3 लाख बचा, वो 3 लाख रुपया गया, कहाँ गया, बैंक में। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट DR टू कैश। 3 लाख का इसने परचेज कर लिया। फिर इसने कुछ गारमेंट सेल किया, सेल करने पे कैश आया, तो एंट्री बनेगी कैश टू सेल। और ये सेल इसने 3 लाख का सेल किया था, और इसके अलावा 1.5 लाख का सेल हमने क्रेडिट पे किया। तो सेल तो हमेशा CR होता है, और अगर हमने सेल राजेश को किया तो राजेश हो गया रिसीवर,
जिसको अपन टेक्निकली डेटर बोलते हैं कि राजेश हमारा डेटर बन गया। हमने उसको 150,000 का सेल किया, राजेश अकाउंट DR टू सेल। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ही बॉट मेंस गारमेंट। अब हमने फिर परचेज़ किया, परचेज DR। शुरू में तो हम नए नए थे तो हमें कैश परचेज़ करना पड़ा, बाद में हम पुराने हो गए, पुराने लोगों को उधार भी मिलता है तो हमने सतीश से परचेज़ किया। तो एंट्री हो गई परचेज टू सतीश, परचेज टू सतीश, ये 2 लाख रुपए का परचेज हो गया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसके बाद उसके ऑफिस में आग लग गई और 1 लाख का माल जल गया। इसके लिए आता था लॉस बाय फायर। देखो ये सब इस क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में ये था क्वेश्चन, वो ये जानना चाहता था, इन बातों का जवाब वो जानना चाहता था। इन बातों का जवाब मैं इसको कब का ही दे चुका। लॉस बाय फायर टू परचेज, 1 लाख रुपए का सामान जल गया, उसकी एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज। उसके बाद उसने 1,30,000 का और सेल किया है, वापस से कैश कम्स, एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल, 1,30,000 रुपया। उसके बाद लिखा है 15,000 एक्सपेंस हुआ, 15,000 एक्सपेंस हुआ तो कैश गया, ऊपर आ जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस DR टू कैश, एक्सपेंसेस DR टू कैश, ये 15,000 का एक्सपेंस हुआ। और लास्ट में मिस्टर गोपाल ने 20,000 रुपये निकाला है तो वापस से कैश गया, कैश गया और इसे ड्राइंग्स नाम दिया जाएगा, ड्राइंग्स टू कैश। तो वाकई में कहें नॉट सिंपल नॉट हार्ड, एक ठीक ठाक आपने केस स्टडी देखी। 2 बार वीडियोस देखना है। चलिए।